ये हमारा कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना, वो उन्होंने हमें यही कहा था कि हमारी संगत ये क्या इशू है, किस इशू को लेकर आज कर रहे हैं? इशू मूल यही है कि 23 दिसंबर 2001 को हमने हरियाणा के सिखों की धार्मिक आजादी का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसको सरकार ने बिल पास करके मान्यता दी थी। अब इस वक्त जो सरकारी कमेटी जो इस वक्त प्रबंध संभाले हुए है, वो टोटली करप्ट है, इनएफिशिएंट है, और उसने हमारे धार्मिक मामलों में एक बार नहीं अनेक बार दखलंदाजी की है। कई गुरुद्वारों में जाकर उन्होंने, जो सरकारी कमेटी ने उन्होंने बैठने की रहने की जगह दी, जब तो उन्होंने वहां शराब पी, बीड़ियां पी, और संगत ने सख्त इतराज किया और सरकारी कमेटी को भी बोला कि ये इनको तुमने यहाँ क्यों भेजा है, क्यों किया है, ये हमारे धर्म के बरखिलाफ की बात है। लेकिन उन्होंने इसके बरखिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। तो इससे संगत में उस वक्त से लेकर आज तक सख्त रोह है कि ये जो सरकार है, कमेटी है, मौजूदा कमेटी, ये सरकारी कमेटी है और सरकार के इशारों पर नाचती है, और सरकार को जो हिडन एजेंडा है थ्रू आउट इंडिया, उसमें हरियाणा के सारे जगत के सिखों को भी परिवर्तन करके, धर्म परिवर्तन करवाकर, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान में हो रहा है और दूसरों देशों में, अब बांग्लादेश में होना शुरू हुआ है, तो इस नीति पर वो चल रहे हैं। और इसके बरखिलाफ सारे हरियाणा में सख्त रोष है। रोष नहीं है, रोष की एक बहुत बड़ी लहर है, और उसके सामने हमारा ये विचार है, पक्का विचार है कि दादूवाल द्वारा खड़े किए हुए सारे के सारे कैंडिडेट ना केवल हारेंगे, उनकी जमानतें भी जब्त होगी। कोई किस्मत वाला ऐसा कैंडिडेट होगा जो अपने दम पर, अपने बलबूते पर कुछ जीत सके, क्योंकि ये संगत का फैसला है। संगत को रोष है। संगत कहती है कि अगर हमारे धर्म को अपवित्र ही होना था तो हम पाकिस्तान से क्यों आए। तो इसलिए संगत जो है, उनके मन में सख्त रोष है। सेकंड रोष है संगत का अकाली दल के। हमने बड़ी मुश्किल से अकाली दल को यहां से निकाला। उस बात के लिए सारी संगत ने 100% लोगों ने समर्थन दिया। अब वो अकाली दल बेशर्म होकर अब वो यहाँ हरियाणा में फिर कैंडिडेट जहां जहां भी उनको मिले हैं, उनको पैसे देकर, उनको सपोर्ट देकर, उनकी मिन्नतें करके, तरले करके उनको खड़ा किया हुआ है। लेकिन सारे हरियाणा में इस बात की चर्चा है, अगर हमने हरियाणा के पंजाब के अकाली दल को ही समर्थन देना था, वोट देनी थी, तो हमने निकाला क्यों। अब जब वो चले गए हैं तो उनको यहाँ आना नहीं चाहिए था। और ख़ास करके जो पिछले 15 दिन में अकाल तख्त साहब के सामने पेश होकर सुखबीर सिंह बादल, उनकी कैबिनेट कुलीस और उनके वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि हमने सिख पंथ को बदनाम करने में और उनका सत्यानाश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये माफ़ी मांगी है, उनका खुद का ये कबूलनामा है। तो इस सूरत में ये सारा सब कुछ बच्चे ने देखा है, हर आदमी ने देखा है। तो जब पंजाब में उनकी ज़ीरो पॉपुलैरिटी है, ज़ीरो बेस हो गया है, वो कोई भी सीट नहीं जीत पाए, ना पंचायत की, ना म्यूनसिपल कमेटी की, ना एमएलए की, ना एमपी की, तो यहाँ वो क्या ढूंढते हैं। लेकिन उनका भी एक हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा ये है कि अकाली दल पंजाब का और भाजपा ये दूर भविष्य में देखते हैं कि हमारा इनके साथ मिले के बगैर गुजारा नहीं है। तो इन्होंने हरियाणा के जो भाजपा वाले हैं, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मानकर ये कैंडिडेट खड़े की है। इस बात का मुझे रिलायबल इंफॉर्मेशन है, तभी मैं कह रहा हूँ, वरना मैं कभी कहता नहीं। तो संगत भी इस बात से सुचेत है। ये हमारी दो बातें हैं संगत की।
ये संगत के माने में लहरा है, ना भाजपा ना अकाली दल। इनकी छुट्टी, इनका सफाया, क्योंकि ये हमारे धर्म के बरखिलाफ काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम अपने हाथ से उनको वोट देकर गुरु घर में क्यों बिठाएं, ये संगत की सोच है। तो इसलिए ये दो पार्टी तो हैं छुट्टी। अब जो बाकी पार्टी हैं, चाहे मेरी पार्टी है, चाहे जिंदा साहब की है, जो लोकल है, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, तो संगत को मेरी परफॉर्मेंस का भी पता है, जिंदा साहब की परफॉर्मेंस का भी पता है, मेरी सोच का भी पता है, जिंदा साहब की सोच का भी पता है। तो संगत ने इन दोनों में से चूज करना है, और तीसरा कोई है ही नहीं मैदान में। इसलिए हमें ये विश्वास है कि अकाल पुरख की मेहर से और संगत की बड़ी पॉजिटिव पंथक सोच की वजह से हमारी जो संस्था है, जिसका नाम सिख समाज संस्था है, वो अपने आप के तौर पर एक मेजॉरिटी बनाएगी। और जो हमारे दरवाजे खुले हैं, बाकी के जितने भी आदमी हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हैं या कोई छोटे छोटे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट और भी कुछ संगठनों से खड़े हुए हैं, तो जब 19 तारीख के बाद हम ओपन हैं, पॉजिटिव जो प्रो सिख सोच वाले हैं, जो गुरु घर को समर्पित हैं, जिनके मन में ईमानदारी है, वफादारी है, सोच है पंथ को बचाने की। जितना बड़ा खतरा आज हरियाणा के सिखों को मौजूदा जो कमेटी है, सरकारी कमेटी, उसने पैदा कर दिया है खुद ब खुद, उतना बड़ा खतरा शायद मुगल हुकूमत के बाद आज तक कभी भी पैदा नहीं हुआ। और सारी की सारी जो सिख संगत है, वो इस बात से बड़ी अच्छी भांति वो इसको उनको वो जागृत है, और वो इनकी छुट्टी करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है वो करेंगे। दादूवाल तो कह रहे हैं कि सरकारी नहीं है। सरकारी कैसे? यहाँ मीटिंग हुई थी 2-3 दिन आने को लेकर, शायद आप नहीं आए थे उसमें। वो तो कह रहे हैं सरकारी है ही नहीं, इसमें सरकारी क्या है, इसका विरोध कर रहे हैं वो तो। मैं दादूवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो सरकारी नहीं है? कमेटी की तो बात छोड़ो, क्या वो सरकारी नहीं है? वो बोलें कि हम सरकारी नहीं है। क्या उनकी अपना अमित शाह से और जो नागपुर है उनसे गिटमिट नहीं है? क्या उन्होंने कभी पंथ का साथ दिया है? क्या कभी उन्होंने ये जो बेअदबियाँ हुई हैं उसको कंडेम किया है? इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? जो पार्टी का मुखी हो, जो धर्म प्रचार का मुखी हो, और जो अपने आप को इतना धर्म प्रचार कहता हो, हाँ जी, वो कहता है कि मैं यहाँ प्रचार करता हूँ, वो करता हूँ, वो तो उन्होंने तो एक टेरर क्रिएट करके कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को जो उतरे हुए थे, लड़ना चाहते थे, उन्होंने उनको बिठा दिया है। और दादूवाल के करैक्टर का हर आदमी को पता है। आपने एग्जेक्टिव बॉडी में मोहनजीत सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो आपको पता है। इसी तरह वो अब हर जगह जगह जा रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या कुछ कमज़ोर कैंडिडेट हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उनको बैठने के लिए कह रहे हैं, अगर आप बैठते नहीं तो आपके साथ जो सलूक होगा वो आप देख लेना। अब क्या बैठ सकते हैं? चुनाव निशान सबको मिल चुका है, सब इंडिपेंडेंट है। दादूवाल भी कह रहे हैं मैं अपने इंडिपेंडेंटली लड़ रहा हूँ, क्यों हमारी पार्टी को उनका निशान तो मिला नहीं। यही तो मैं कहता हूँ कि दादूवाल जो है ना, वो सरकार के साथ लड़ रहा है। उन्होंने सरकार जो इलेक्शन का चिन्ह माना था, वो उन्होंने वहाँ गलती की। सरकार को जो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, जिस आदमी को, पार्टी के मुखी को ये नहीं पता है कि इलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं, और उनके बरखिलाफ वो वहाँ जाकर इलेक्शन कमिश्नर को भी धमकाता है, अबा तबा बोलता है, तो वो उसका तो सब दुनिया को पता है। दादूवाल अपनी बंदूक की नोक से वो करना चाहता है, ये यहाँ ऐसा नहीं होगा। हरियाणा का जो सिख है, बहादुर सिख है, सिख वोटर जो है उसको सबको पता है। जो किसान मोर्चा चला था, वहाँ दादूवाल का क्या रोल रहा। दादूवाल ने आज तक किया क्या है? स्वयं पैसा खर्च करके धर्म प्रचार का सारे का सारा जो बजट है, वो धर्म प्रचार का चेयरमैन होने के नाते वो खा गया है। मैं दोबारा कहता हूँ कि उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है। गुरु घर की गोलक जो गरीब आदमी की जेब से निकली हुई गोलक है, जो गरीब के मुंह में जानी थी, वो इनकी अयाशी में गई है। किसी भी मेंबर ने 38 में एक भी मेंबर में स्वाय मोहनजीत सिंह के, बाकी सब चोर निकले हैं, बाकी सब ने गुरु घर को उजाड़ा है।
गुरु घर के लिए एक भी कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो कई गुरुद्वारे भी अभी तक अपने प्रबंध में नहीं लिए। ये मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सत्यानाश हो रहा है। ये मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज जो है, इसको वो टेक ओवर क्यों नहीं करते? मैंने उनको कई दफ़ा बोला है, वो क्यों नहीं टेक ओवर करते? वो कह रहे हैं खर्चा बहुत ज्यादा है, हम टेक ओवर कैसे करें? कौन करता है? कौन कोई कह रहे थे पिछले दिनों ये बातें निकले थे कि टेक ओवर क्यों नहीं कर रहे, कारण क्या था? मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे अपने बाप से, अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी है 500 करोड़ की, उसके ऊपर कर्जा है 5 करोड़। तो अगर मैं 5 करोड़ वो कर्जा नहीं दे सकता तो मैं उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं हूँ। 9 करोड़ रुपया जो है उनके ना टेक ओवर करने की वजह से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ले रही है। और मैंने कई एक्सपर्ट्स लोगों से पूछा है, एक्सपर्ट्स जो चंडीगढ़ में, मोहाली में जो चला रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनसे पूछा है। कहते 9 करोड़ का क्या बात है? अगर अच्छे ढंग से चलाया जाए अस्पताल, जितना बड़ा ये अस्पताल है, अगर अच्छे ढंग से चलाया जाए, एफिशिएंटली चलाया जाए, तो 9 करोड़ क्या, यहाँ तो 29 करोड़ रुपया और आएगा। हाँ जी, और मैं भी दावे से कहता हूँ कि लेट मी टेक ओवर। अगर मुझे परमात्मा ने बख्शा तो मैं इसका, अगर हमें, हमारी संस्था को, सिख समाज संस्था को अगर ये प्रबंध मिला तो हम इसको सबसे पहली हमारी मीटिंग में हम जितने बाकी गुरुद्वारे रहते हैं 52 गुरुद्वारों का में से भी उन्होंने 51 का टेक ओवर किया है और 32 गुरुद्वारे और हैं, 84 गुरुद्वारे हैं सरकारी लिस्ट में। जो चट्टा साहब की, चट्टा कमेटी की लिस्ट में अपेंडिक्स लगा था, जो बिल का भाग है हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, जो एनेक्सचर है, जो उस वक्त असेंबली में पेश किया गया था, उनको भी अभी उन्होंने टेक ओवर नहीं किया। और खट्टर सरकार की ये पहलता थी, उन्होंने एक अफसर की स्पेशल ड्यूटी लगाई थी कि आप जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको टेक ओवर करो, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये इतने तो संभाल नहीं रहे, बाकी को क्या टेक ओवर करेंगे और हमारी बदनामी होगी, तो वो सरकार भी चुप कर गई। अभी कितने बार है टेक ओवर? हाँ जी, टेक ओवर से बाहर कितने गुरुद्वारे? 32, टोटल 84 गुरुद्वारे हैं। अगर इनकम सोर्स की बात करें तो इनकम सोर्स कितना है टोटल अब तक, अगर हरियाणा कमेटी की बात करूं? ये किसी को बताते ही, किसी को बताते ही नहीं। और जानबूझ पता होगा ना, आपने पहले संभाला था 1 साल। हमारे साथ तो हमारे पास तो 5 गुरुद्वारे थे। हाँ जी, और मेरा अंदाजा है कम अज कम 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया कम अज कम हमारी इनकम है, कम अज कम। और ये इनकम और भी बढ़ाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हमें प्रबंध मिलता है, ये तो इतनी ज़बरदस्त फजूल खर्ची कर रहे हैं, ये सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगाते? करोड़ लाखों करोड़ों रुपए का तो बिजली का ही बिल आता है, और संगत लंगर का खर्चा, धर्म प्रचार का खर्चा, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, इतना फजूल खर्चा हो रहा है, अनप्रोडक्टिव। हाँ जी, और इन्होंने कोई कैपिटल जो है मतलब काम नहीं किया, कोई बिल्डिंग बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो। ये जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, 5 हैं इनके पास, उनको उनके टीचर्स की तनख्वाह, दादूवाल जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी टीचर्स की तनख्वाह सरकार के कर्मचारी, सरकार के सेवादार से भी कम है। और वो रोज़ रोते हैं कि अभी हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और दूसरा, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको कुछ सुविधा नहीं है, उनके लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, 10-10 हज़ार रुपये लगे हुए हैं। सेवादार उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना कुछ करते हैं। अगर गुरु घर के कर्मचारी भी भूखे मरे और उनका इतना बुरा हाल हो, तो ये कमेटी बनाने का फ़ायदे क्या है हमें? जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर है, उनके सारे के सारे कर्मचारी जो हैं वो सेटिस्फाइड है। इन्होंने तो भुपिंदर सिंह असंध ने और दादूवाल ने जब से इन्होंने टेक ओवर किया है, मैनेजर को चपड़ासी बना दिया और चपड़ासी को वो कर दिया। अगली बात, जिस कमेटी ने 2.5 साल में रूल्स नहीं बनाए, रेगुलेशन नहीं बनाए, और वहाँ दादू राज चलता है और वहाँ भुपिंदर सिंह असंध राज चलता है,
लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने इलाके के इतने आदमी भर्ती कर दिए, पहले तो ये होता है ना बजट में कि हमें कितने आदमी चाहिए, कितनी की संख्या चाहिए, क्लास 4 कितने चाहिए, सी कितने चाहिए, क्लास डी कितने चाहिए, किस काम का। एक पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, तब पोस्ट क्रिएट होती है सरकार में। तो ये हाँ जी आ गया चल, और उनके मैनेजर कहते हैं कि आपने इसको चौकीदार बनाकर भेजा है, माली बनाकर भेजा है, सेवादार बनाकर भेजा है, हमारे पास तो वो पहले को के लिए भी कोई काम नहीं है। सरकार का बजट सिर्फ इसीलिए इस तरफ ही लगा दिया कि हमने इलेक्शन लड़ना है, जो आए उसको खुश करके भेजो ताकि हम जीत सकें। ये ऐसी थोड़ी होती है सरकारें, हाँ जी, इनको पता ही नहीं है किसी को, एक भी आदमी को नहीं पता कि गवर्नेंस क्या होती है, प्रबंध क्या होता है, और एक भी आदमी को ना रूल हमारा एक्ट का भी कुछ नहीं पता है, उस एक्ट में क्या क्या व्यवस्था है, उनकी क्या जिम्मेवारी है, उनको क्या काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया।